नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देवप्रयाग जिले में बादल फटा है। बादल फटने की घटना देवप्रयाग में हुई है। दशरथ डांडा पर्वत पर यह तबाही हुई है। तबाही से आईटीआई की बिल्डिंग पूरी तरीके से ढह गई है। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर गिर गए हैं। सूचना के बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। देवप्रयाग की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां पर बादल फटा है और बताया जा रहा है कि नुकसान काफी ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले इसी तरीके की घटना हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देवप्रयाग की है। इस घटना में बताया जा रहा है कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद हैं। अभी तक नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन नहीं हो पाया है। देवप्रयाग में यह घटना हुई है। दशरथ डांडा पर्वत पर भारी तबाही हुई है। तबाही से आईटीआई की बिल्डिंग पूरी तरीके से ढह गई है। कई दुकानें पूरी तरीके से जमींदोज हो गई हैं। सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर्स गिर गए हैं। सुदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है? जी देखिए, एसएसपी टिहरी जो कि तृप्ति भट्ट हैं, वो इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उनसे मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। उन्होंने जानकारी दी है कि शाम करीब 5 बजे टिहरी जिले के देवप्रयाग थाना क्षेत्र में एक जगह दशरथ डांडा पड़ती है, पर्वत नामक स्थान भी इसे कहते हैं। वहां पर बहुत तेज जल भराव आया, बहुत तेज से पानी आया। अमूमन अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि ऊपर कहीं बादल फटा होगा, जिससे नीचे जो कस्बा के इलाके है उसमें कैंथुरा स्वीट शॉप, असवाल ज्वेलर्स, कंट्रोल की दुकान, आईटीआई देवप्रयाग व उसके आसपास के इलाके में काफी तबाही मचाई है। इस पर जो देवप्रयाग पुलिस थी उसने बहुत तत्परता दिखाते हुए जो थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत वो मौके पर पहुंचे और लोगों को कुछ मौके से हटवाकर एक पास में ही थाना प्रांगण है वहां लाया गया और एक अन्य स्थान पर लोगों को रोका गया। एसएसपी टिहरी ने बताया कि एसडीआरएफ जो राज्य की आपदा पुलिस है वो भी रवाना हो चुकी है। किसी भी प्रकार की जनहानि की अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस पूरे प्रकरण में जो लोगों का नुकसान हुआ है और जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू करा लिया गया है और लोगों की जो हर संभव मदद है वो करने के लिए थाना प्रभारी व सीओ को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। चलिए, और जनहानि को लेकर कोई अपडेट सुदीप? देखिए, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, क्योंकि थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर ली, जिनका कहना है कि कोई फंसा हुआ व्यक्ति या कोई गया हुआ व्यक्ति नहीं है। लिहाजा पुलिस ने भी यही आकलन किया है कि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जो नुकसान हुआ है लोगों का, दुकान का, भवन इत्यादि का, ये राजस्व विभाग इसका सर्वे करता है। तो तहसील और एसडीएम स्तर से ये कल ही शायद प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल पुलिस की कोशिश है इलाके में सर्च एंड रेस्क्यू को पूरा कराया जाए। इसीलिए एसडीआरएफ टीम भी श्रीनगर से देवप्रयाग के लिए रवाना हो गई है। कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, इसका कुछ आकलन अभी तक मिल पाया है आपको? जी, अभी तक लोगों की संख्या और प्रभावितों की संख्या नहीं पता लग पाई है, लेकिन कुछ जो चूंकि ये नगर का कुछ बाजार जैसा हिस्सा है, जो ऊपर से पानी आया उसने जिसको तबाह किया है, उसमें कैंथुरा स्वीट शॉप, असवाल ज्वेलर्स, एक कंट्रोल की दुकान थी जिसे राशन की दुकान कहते हैं, आईटीआई देवप्रयाग, एक जरीन खान फर्नीचर की दुकान और एक भट्ट पूजन सामग्री, इस आसपास के क्षेत्र को क्षतिग्रस्त किया है, जहां पर पुलिस को सूचना थी और ये जानकारी पुलिस ने इसकी पुष्टि भी की है और थाना पुलिस मौके पर निगाह बनाए हुए। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देवप्रयाग में बादल फटा है और बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, एक छोटी सी जगह पर ही हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ है। कई दुकानें इसकी चपेट में आई हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स गिरे हैं और फिलहाल एसपी जो हैं वो इस पर पूरी तरीके से नजर बनाई हुई है। जनहानि की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। चलिए बढ़ते आगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता इस वक्त देश में नकारात्मकता फैला रहे हैं। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेताओं के रवैये से
काफी दुखी हूं। महामारी में भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। देश इस वक्त कोरोना महामारी से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोरोना से लड़ रहे हैं और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका जो व्यवहार है वो कहीं से भी जायज नहीं है। वो बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। यह आरोप जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर लगाया है और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष को एक चिट्ठी भी लिखी है। लखनऊ में न्यूज वन इंडिया के ऑपरेशन जिंदगी का बड़ा असर हुआ है। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन जिंदगी को लेकर एक सख्त कार्रवाई की है। न्यूज वन इंडिया के ऑपरेशन जिंदगी को लेकर एक बड़ा असर हुआ है। यूपी पुलिस ने हमारे इस ऑपरेशन जिंदगी को लेकर एक सख्त कार्रवाई शुरू की है और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान आया है कि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस कठोरतम कार्रवाई कर रही है। अब तक इस मामले में 146 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1253 जीवन रक्षक इंजेक्शन, 1337 ऑक्सीजन सिलेंडर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरामद किए हैं। 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 844 ऑक्सीमीटर कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 62,35,000 से ज्यादा की नकद राशि भी बरामद की गई है। प्रशांत कुमार ने ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एनएसए जैसे कठोर कानून के तहत भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो कालाबाजारी करने वाले हैं उनको उनकी संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। न्यूज वन इंडिया ने दवाओं और उपकरणों की कालाबाजारी की खबर ऑपरेशन जिंदगी के जरिए प्रसारित की थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे कुछ 100 रुपए के सामान को कई गुना ज्यादा में यानी हजारों रुपए में बेचा जा रहा है। मुनाफाखोर पूरी तरीके से सक्रिय हैं, कालाबाजारी हो रही है और कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ाकर बेची जा रही। क्या कुछ कहा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, वो आपको हम सुनवाते हैं। वर्तमान समय में कोरोना बीमारी से निपटने के लिए जहां शासन द्वारा सभी उपाय किए जा रहे हैं, वहीं कतिपय समाजद्रोही इस आपदा के समय में भी जीवन रक्षक औषधियों, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी जैसा घृणित कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शासन के निर्देशानुसार ऐसे अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक 146 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से 1253 जीवन रक्षक इंजेक्शन, 1337 ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा 844 ऑक्सीमीटर तथा अन्य उपकरण कालाबाजारी से जो किया जा रहा था उसको जब्त किया गया है। साथ ही साथ 62,33,790 रुपये भी बरामद किए गए हैं। सभी जिला प्रमुखों को और इकाई प्रमुखों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध परीक्षण करने के उपरांत एनएसए तथा गैंगस्टर के कार्रवाई की जाए तथा ऐसे गैंगस्टर जिन्होंने काली कमाई से धन अर्जित किया है उनके संपत्तियां भी जब्त की जाए। वर्तमान और लखनऊ से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी टेट की परीक्षा अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दी गई है। एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। यूपी टीईटी की जो परीक्षा है, यूपी टेट की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित किया गया। इसके पीछे कोरोना के बढ़ता हुआ संक्रमण है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये परीक्षा स्थगित की गई। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी शिक्षक पात्रता यूनियन ने ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की है। शहर में कोविड मरीजों के लिए मुफ्त के लिए फ्री ये सेवा की शुरुआत की गई है और एक सराहनीय पहल इस वक्त की गई है। स्प्रेड स्माइल संस्था के साथ मिलकर इस ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। इस ऑटो में
बाकायदा ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ड्राइवर्स पीपी किट में होंगे, सैनिटाइजर इस ऑटो में उपलब्ध होगा और ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी ऑटो में मौजूद होगी। इसके लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप ऑटो मंगवा सकते हैं। एम्बुलेंस की कमी और मनमाना किराया को देखते हुए इस पहल को अंजाम दिया गया है, मूर्त रूप दिया गया है। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर लॉकडाउन में शराब के ठेकों पर लंबी लाइन लग गई। सेक्टर 63 वाजिदपुर शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग की जा रही है। 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं। बोतल पर अगर प्रिंट का रेट 30 रुपए है तो उससे 30 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है। आबकारी विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान खुले ठेकों पर ठेके के संचालक धड़ल्ले से ओवर रेटिंग कर रहे हैं। कोरोना की वजह से शराब के रेट बढ़े हैं, ये शराब संचालकों का कहना है, लेकिन जो प्रिंट रेट है उससे ज़्यादा कीमत जो शराब के शौकीन हैं उनसे वसूला जा रहा है। ओवर रेटिंग कई जगहों पर नजर आई है। औरैया में स्वास्थ्य विभाग की टीम से बदसलूकी की गई है। वैक्सीनेशन के लिए ररूकला गांव गई थी ये वैक्सीनेशन की टीम और वहां पर ग्रामीणों ने उनके साथ अभद्रता की तो टीम वापस लौट गई। वैक्सीन को लेकर अफवाह के कारण ये बदसलूकी हुई है। औरैया के बिधुना कोतवाली के रूरूकला गांव की ये घटना है। तो औरैया का ये मामला है जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर रूरूकला गई थी टीम, जहां पर ग्रामीणों ने उनके साथ अभद्रता की, बदसलूकी की। उसके बाद जो टीम है वो वापस लौट गई। मैडम आपसे बोला था पूरी गली की गली और ये नहीं और उधर चले गए लोग आपको हमारे पास पैसे नहीं थे। अब यही हम भी सोच रहे हैं बताओ आप क्या करेंगे। तो ये तस्वीरें हैं औरैया की। देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बदसलूकी की जा रही है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता की है। जो भी हो घर परिवार में तो और भी लोग लग गए सबके, थोड़ा आप लोग सहयोग करके अगर लग गए बैठी हुई है, ये किसी को नहीं लगी। वो कह रहे थे हम नहीं लगा, ऐसे बैठे तो है बाबा देवा कोई डॉक्टर हो देवा क्या बता रहे हैं 10,000 रुपया लगे बनना। मंजुल पांडे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। मंजुल, किस बात को लेकर ग्राम को ऐतराज था और इस मामले में आगे क्या कुछ हो रहा है? मंजुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? और लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। चलिए बढ़ते आगे। एटा में एम्बुलेंस कर्मी ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में एम्बुलेंस कर्मी की करतूत कैद हुई है। एटा का मामला है जहां पर एम्बुलेंस कर्मी ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं और न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में एम्बुलेंस कर्मी की करतूत कैद हो गई है। सरकारी एम्बुलेंस चालक धड़ल्ले से ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते। सीएम ऑफिस के बाहर चालक ने मोटी रकम लेकर ऑक्सीजन के सिलेंडर बेच दिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के नाक के नीचे ये पूरा खेला हो रहा है। आपको बता दें कि जिले में मरीजों को ना ले जाना पड़े, इसलिए एम्बुलेंस कर्मी कई बार एम्बुलेंस खराब होने का बहाना बनाकर एम्बुलेंस को खड़ा कर देते हैं।
आरवी द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए आरवी, इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये जो पूरा खेल हो रहा है वो नाक के नीचे हो रहा है विभाग के बड़े अफसरों के। जी, आपको बताना चाहूंगा, एटा जनपद का ये मामला है। एटा जनपद के सीएमओ कार्यालय है डाक बगटिया पर, वहां के पास में ये एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। वहां ये कालाबाजारी का खेल चल रहा था। आपको बता दूं, ये जो सरकारी जो एम्बुलेंस होती है उनमें ये सिलेंडर ऑक्सीजन की किल्लत आजकल बहुत चल रही है। लोग संजीवनी का काम ये करती है, जो लोग इससे परेशान हो जाते हैं, परिजन जो दौड़ते हैं, भागते हैं, तो किसी भी कीमत पर वो सिलेंडर लेने के लिए ऑक्सीजन का मांग करते हैं। तो इसी को लेकर के एम्बुलेंस वाले उनका नाजायज फायदा उठा करके और उसको मोटी रकम में बेचते हैं। वहीं आप उसका सीधा साधा बिल्कुल आप देख रहे हैं, न्यूज ऑन इंडिया के कैमरे में सारा माजरा पूरा कैद हो गया। और ये पूरा सब जब ये न्यूज ऑन इंडिया के कैमरे ने जैसे ही अपने कैमरे में कैद किया इसको, तैसे ही जो है इसमें हड़कंप मच गया और जाते ही तत्काल जो है सीएमओ कार्यालय में कंप्लेंट की गई है लोगों के द्वारा। तो अभी उनकी जो है कार्रवाई उनके खिलाफ पता जा रहा है, करने की बात कह रहे हैं अभी अधिकारी। बाकी इस तरीके की जो है पूरे जिले में हड़कंप मच गया है वैक्सीन गैस कालाबाजारी से। जी, तो फिलहाल इसको लेकर एक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि इस तरीके से और भी जो सरकारी एम्बुलेंस कर्मी होंगे वो इस तरीके का काम कर रहे होंगे। बिल्कुल, आपको बता दूं, ये बिल्कुल एक कालाबाजारी का जो काम धंधा जो इन एम्बुलेंस कर्मियों का चल रहा था बिल्कुल, और जिसका आज खुलासा न्यूज ऑन इंडिया के कैमरे ने कर दिया। बिल्कुल न्यूज ऑन इंडिया के कैमरे जैसे ही इसको कैद किया वैसे ही हड़कंप की स्थिति बन गई है एम्बुलेंस कर्मियों में। और तत्काल जो है लोग इसको कह रहे हैं कि ये इस तरीके से अगर जो होगा तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि अब तो वेंटिलेटर हैं, न ऑक्सीजन है, न दवाइयां हैं सरकार के पास। और उसके बाद में ये फायदा उठा रहे हैं, उसको अवसर समझ रहे हैं महामारी को। और इस तरीके से एम्बुलेंस कर्मी सरकारी, जब एम्बुलेंस सरकारी से जब इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि कहाँ नहीं इसकी जो कालाबाजारी, हर इसका जो सरकारी कर्मचारी इस तरीके से जो है इसका फायदा उठा रहे हैं, इनके खिलाफ निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग ये आवाज उठा रहे हैं उसके लिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब गांव में कोरोना वायरस का कहर जारी है। वायरस से गांव-गांव में मौत हो रही है। बुलंदशहर के बैनल गांव में 20 लोगों की मौत हो गई। पिछले 10 दिन में 20 लोगों की जान गई। 79 ग्रामीणों की जांच में 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बुलंदशहर का मामला है। 79 लोगों की जांच हुई, जिसमें 19 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अब बैनल गांव में 20 लोगों की अब तक मौत हुई है, वो भी 10 दिनों में। सर्व संचालक रज्जू भैया का गांव है और उनके पोते गगन प्रताप तोमर अभी 3 तारीख में एक्सपायर हुए हैं कोरोना पॉजिटिव में। और उसके बाद हमारे गांव में टेस्ट भी हुए हैं। टेस्ट मात्र 77 टेस्ट हुए हैं। 77 में से 19 पॉजिटिव निकले हैं। वो अपने घरों में होम क्वारंटीन करे गए हैं। उसके बाद कोई भी ना तो जांच हुई है, ना ही कोई सैनिटाइज़र वगैरह हुआ भी है तो गन्ना मिल से हुआ है। गन्ना मिल में मैं खुद जॉब करता हूँ। मैंने अपने आप गन्ना मिल वालों को फ़ोन किया है, वहाँ से सैनिटाइज का इंतज़ाम करवाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।